या तो आप कह दो कि ये देश और सरकारी नौकरी सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। कम से कम हमें इस बात की दुख तो नहीं होगी कि लोकतांत्रिक जैसे देशों में रहने के बाद भी हमारा हक नहीं है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग अपनी किस्मत पे दोष देकर ये सब्र कर लेंगे कि हमारी किस्मत में नहीं था। जिंदगी रुक जाती है, समय निकल जाता है, माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं, खामोश रहते हैं, पर इनकी ये खामोशी चीख चीख कर सब कुछ बयां कर देती है। दिल के कोने में हर वक्त एक क्वेश्चन रहता है कि अगर ये नहीं हुआ तो अब क्या होगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ पेपरों तक है, असल में तो राजतंत्र से चल रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली सोचे तो सोचे कहाँ तक, करे तो करे क्या। पिछले कुछ सालों में 90,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी में बंद हुआ अप्रॉक्स 20,000 स्कूल। 7 करोड़ के रेवेन्यू करने वाली कंपनी आज 135 करोड़ की हो गई है। ये टेंडर उन्हीं स्टेट में क्यों मिला जहां जहां पे बीजेपी का सरकार है। कभी सरकारी स्कूल के छत गिर जाने से बच्चों की मौत हो जाती है, मिड डे मील खाने से बच्चों की मौत हो जाती है। 90 लड़कियां 65 किलोमीटर तक पैदल चल के गई अपनी शिक्षा मांगने के लिए, फिर भी उनको शिक्षा नहीं मिली। नीट स्कैम, एसएससी स्कैम, जेआरएफ स्कैम, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है। इस तरीके का बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी को ये इतना छोटी कंपनी इतना इजीली बीट कर देती है, जो टीसीएस के सामने इस कंपनी का कोई औकात ही नहीं है। ये कंपनी जब जब टेंडर जीतती है तब तब टेंडर रहता है, और जब टेंडर हारती है टेंडर कैंसिल, फिर नया रूल आता है, फिर टेंडर ये कंपनी जीतती है। आखिर इस कंपनी के पीछे किसका हाथ है या इसका लक है। आइए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएससी से, जो अभी के डेट में काफ़ी हंगामा और बवाल मचा हुआ है। फिर हम बारी बारी से सब टॉपिक पे बात करेंगे। जो एसएससी का एग्ज़ाम पहले होता था वो सरकार के ही थ्रू कंडक्ट कराई जाती थी। इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी का इंटरफेयर नहीं था। सिर्फ प्राइवेट वेंडर से रॉ पेपर लिया जाता था और सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में इसको प्रिंट कराया जाता था, और फिर सरकार के थ्रू एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता था। गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। उस समय ये न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से फैला और मीडिया का हेडलाइन बन गया। फिर 29 सितंबर 2013 को सीबीआई ने एसएससी सीजीएल टियर 2 के एग्ज़ाम में पेपर लीक के मामले में सबको पकड़ा, और फिर ये न्यूज़ सामने आया। फिर 2 सालों तक इंडियन गवर्नमेंट और डीओपीटी ने प्लानिंग किया और ये डिसीजन लिया कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एसएससी का एग्ज़ाम सीबीटी मोड कराई जाए। बट यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये एक प्रॉब्लम थी कि उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थी ही नहीं। फिर इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पे एंट्री होती है अब प्राइवेट कंपनी की। 15 जनवरी 2016 को एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए अपना टेंडर निकालती है, जो कि इसका सिंपल रूल था कि कंपनी का एनुअल टर्नओवर 75 करोड़ और कम से कम 4 सालों तक सीबीटी मोड एग्जाम कराई हो, जो कि इस टेंडर को सीफी टेक्नोलॉजी इजीली जीत लेती है और फिर एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती है। एसएससी का फर्स्ट एग्जाम 27 अगस्त 2016 से स्टार्ट होता है। फिर उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम आने लगते हैं, जैसे कि सिस्टम फ्रीज हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, पावर बैकअप की प्रॉब्लम हो जाती है। बट जैसे तैसे करके एग्जाम होता है। यूपी के एक हाल फिलहाल का स्कैम है, जो कि एक बैंक में वैकेंसी निकलती है, जो कि इस बैंक में सिर्फ बीजेपी के ही बच्चे को जॉब लगती है। और ये भी एक यूपी का ये न्यूज है, जहाँ पे एक 9वीं फेल को बेसिक एजुकेशन ऑफिसर्स बना दिया जाता है। यूपी के लखीमपुर में अर्बन कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड में 27 वैकेंसी निकलती है, जिसमें सिर्फ 15 ठाकुर बिरादरी ही भर्ती हो जाते हैं। यहाँ तक कि अमित शाह के मंत्री अजय मिश्रा के बेटी को भी इसी बैंक में नौकरी मिलती है। हद तो तब हो गया जब क्लर्क जैसे पोस्ट पर भी पिछड़े दलितों का हक मार के 27 नौकरी में से 55% ठाकुर बिरादरी को मिला और 4 ब्राह्मणों को मिला और 2 SC ST को मिला, जबकि 6 SC ST को मिलना था। इसी पोस्ट के लिए लाखों स्टूडेंट सालों से मेहनत कर रहा होगा और आप ये नौकरी यूं ही किसी और को दे दी है। इसी तरह सेम हुआ 9वीं फेल रिंकू सिंह को बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बना दिया गया। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे जाहिल और अनपढ़ लोग रहते हैं, अगर वहाँ पे आप पढ़ाई के बात करोगे तो या तो उठ कर वहाँ से चला जाएगा या आपको उस मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेगा। सेम हमारे देश में भी ऐसा ही सिचुएशन है। तुम पूछोगे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, तो वो बोलेंगे मंदिर मस्जिद वहाँ है।
तुम अगर पूछोगे कि 100 स्मार्ट सिटी और 100 गांव कहाँ है, तो वो बोलेंगे भारत में कश्मीर को मिला लिया। तुम पूछोगे कि किसानों की आय दुगुनी और किसानों के सर पे छत कहाँ है, तो वो बोलेंगे कि धारा 370 हटा दिया। फिर तुम कहोगे कि बहुत महंगाई हुई, बहुत बेरोजगारी हुई, तो वो बोलेंगे 3 तलाक से मुक्ति दिला दी। इसी तरह आपको भटकाएंगे और आप भटकोगे। आइए अब एसएससी के टॉपिक पे आते हैं, आगे देखिए क्या क्या होता है। चलिए अब हम लोग एसएससी के टॉपिक पे फिर वापस आते हैं। आगे अभी क्या क्या होगा अभी देखते जाइए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस वीडियो में। सीपी टेक्नोलॉजी जो 27 अगस्त को एसएससी का एग्जाम कराया था, तो उसमें तो प्रॉब्लम था ही था। फिर 21 फरवरी 2018 को जब एसएससी का मेन पेपर हुआ, तो उसमें सेम पहले जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम था ही था। फिर एक नया यहाँ पे प्रॉब्लम आया कि एनीडेक्स रिमोट एक्सेस के थ्रू सिस्टम को एक्सेस करके यहाँ पे चीटिंग होने लगा। ये सभी प्रॉब्लम की वजह से एसएससी का बहुत ही बदनामी हुआ। फिर 2018 में एसएससी ने ये डिसीजन लिया कि ये टेंडर को बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाए, जिससे वह एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा सकती है। फिर एसएससी इस एग्जाम के लिए टेंडर निकालती है, बट इस बार दो रूल था, दोनों रूल चेंज था। रूल नंबर 1 ये था कि वैसी कंपनी जो पास में 50 लाख से ज्यादा बच्चों का सीबीटी बेस्ड पेपर कराई हो, और रूल नंबर 2 वो था कि वैसी कंपनी जो पास में 50 लाख से कम बच्चों का सीबीटी बेस्ड पेपर कराई हो। फिर टीसीएस एसएससी का एग्जाम कराती है छोटी मोटी प्रॉब्लम के साथ। एसएससी का वो सभी प्रॉब्लम सोल्व हो गया था जो प्रॉब्लम सीपी टेक्नोलॉजी के समय था। एसएससी 2018 से 2024 तक कंटिन्यूअसली एग्जाम कराती है बिना कोई प्रॉब्लम की। तभी यहाँ पे एंट्री होती है ईडी क्विटी केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, जो कि अभी के डेट में एसएससी में जितना हंगामा और बवाल मचा हुआ है, सबका जड़ यही कंपनी इडिक्विटी है। आइए अब स्टार्टिंग से इस इडिक्विटी कंपनी के बारे में जानते हैं, जो कंपनी 7 करोड़ के रेवेन्यू करने वाली आज जो 135 करोड़ पर कैसे पहुंच गई है। या तो इस कंपनी के पीछे किसी का हाथ है या फिर इस कंपनी का लक है। ये इडिक्विटी पहले छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट लेकर काम करती थी। ये कंपनी का असल गेम तब चालू हुआ जब ये कंपनी बीजेपी के सरकार में गुजरात में 2010 में आई। फिर वहाँ के स्टेट लेवल का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है, इसी कंपनी को टेंडर मिला। जो पहले इस एग्जाम को कराती थी उससे कम में ये कंपनी कराने लगी इडिक्विटी। फिर इस कंपनी को टेंडर दे दिया। फिर धीरे धीरे ये इडिक्विटी का लेवल अप होने लगा। फिर धीरे धीरे नेशनल एग्जाम मिला। 2014 में जब सरकार चेंज हुआ तो उसके बाद डिजिटल इंडिया बनाया जाने लगा। ये जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट था, इसमें डिजिटल एग्जाम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था, जिसके कारण जितना भी प्राइवेट कंपनियां थी जो डिजिटल एग्जाम कराती थी, वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। क्योंकि उस समय इंडिया के पास उस लेवल का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो सीबीटी पेपर खुद करा सके। बट अफसोस की बात यह है कि 11 साल होने के बाद भी अभी तक इंडिया के पास उस लेवल का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है कि वो खुद सीबीटी बेस्ड एग्जाम करा सके। इंडिया के अंदर जितना भी स्किल डेवलपमेंट का एग्जाम होता है वो सब डीजीटी कराता है। तो इस एग्जाम को 2020 में सीबीटी बेस्ड डीजीटी ने कर दिया। फिर डीजीटी इस एग्जाम के लिए टेंडर निकालती है 2020 में, जो कि इस टेंडर के लिए टीसीएस और ईडीक्यूटी दोनों अप्लाई करता है। प्रोसेस स्टार्ट होता है सेम मंथ 15 जून 2020 को। डीजीटी ईडीक्यूटी को इस टेंडर में इनएलिजिबल बता देती है, क्योंकि डीजीटी का जो टेंडर था इसमें इडिक्विटी फिट नहीं बैठ रहा था। फिर 5 मंथ बाद 13 नवंबर 2020 को एनटीए टेंडर निकालती है, इंट्रेंस एग्जाम कराती है जो बड़े लेवल पर एनटीए जैसा नीट हो गया, जेई मेंस हो गया और भी बड़े बड़े एग्जाम कराती है, जो कि अपने एग्जाम के लिए टेंडर निकालती है। फिर 7 दिसंबर 2020 को इस टेंडर में इडिक्विटी भी आता है, जो कि पहले ही इडिक्विटी को डीजीटी ने ही इनएलिजिबल कर दिया था। फिर भी ये टेंडर में इडिक्विटी आता है, जो कि एनटीए से छोटा है डीजीटी, तब भी यहाँ पे इडिक्विटी आता है, इस टेंडर में पार्टिसिपेट भी करता है। और टीसीएस जैसे बड़े कंपनी भी आता है। जो एनटीए ने टेंडर निकाला था इसमें 2 राउंड होना था, फर्स्ट टेक्निकल राउंड और सेकंड फाइनेंशियल राउंड। जब टेंडर स्टार्ट होती है तो जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड था उसी में इडिक्विटी को रिजेक्ट कर देता है टेक्निकल राउंड में, क्योंकि जो मिनिमम पैरामीटर था वो इडिक्विटी पूरा नहीं किया था, इसीलिए फर्स्ट राउंड में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस टेंडर के लिए सिर्फ 2 कंपनियां बच गया था, फर्स्ट टीसीएस और सेकंड एनएससी। जो कि ये टेंडर था वो दोनों कंपनियों में से किसी एक को मिलता, उससे पहले ही ये टेंडर कैंसिल हो जाता है इडिक्विटी के बाहर जाते ही। एनटीए ने इस टेंडर के लिए पुराना वाला रूल चेंज करके जो नया वाला रूल लाया था, इससे सीधा सीधा इडिक्विटी को बेनिफिट हो रहा था। अगर एक वर्ड में समझे तो एनटीए ने जो नया रूल लाया था इससे इडिक्विटी को सभी तरीके से फायदा मिल रहा था, जिसके कारण इडिक्विटी टीसीएस को इजिली टक्कर दे रहा था। फिर जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है फाइनेंशियल राउंड,
जिसमें टीसीएस और ईडीक्यूटी दोनों बीट करता है, जिसमें ईडीक्यूटी सबसे कम बीट करके इस टेंडर को अपने नाम कर लेती है। 2022 में ईडीक्यूटी एनटीए का एग्जाम कराना शुरू करता है, जेई मेंस का, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। कहीं टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, कहीं 50% क्वेश्चन ही नहीं खुलता है और भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम सामने आने लगता है। यहाँ तक के कि रांची में एग्जाम कैंसिल हो जाता है सर्वर डाउन के कारण। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडमिट कार्ड पर जो एग्जाम सेंटर का एड्रेस था वो पाकिस्तान के बॉर्डर पंजाब के पट्टी में था और जो एडवांस इंफॉर्मेशन में एड्रेस था वो अमृतसर में था। इस प्रॉब्लम को लेकर स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, बट सुप्रीम कोर्ट कुछ ही स्टूडेंटों का री एग्जाम कराने का ऑर्डर देता है, बाकी स्टूडेंटों का री एग्जाम नहीं होता है। फिर वो सभी स्टूडेंट मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं कि मेरा भी री एग्जाम कराया जाए, बट कुछ भी करने के बाद में, कितना भी प्रोटेस्ट करने के बाद में उनका री एग्जाम नहीं हो पाता है। एमपी के अंदर एक गवर्नमेंट एजेंसी है एमपीईएसबी, जो कि एमपी के अंदर इंट्रेंस और रिक्रूटमेंट का एग्जाम कराती है। जो एमपी पटवारी, एमपी टेट जैसा एग्जाम होता है वो एमपी के अंदर एमपीईएसबी करवाती है। इस एग्जाम के लिए टेंडर निकालती है और सभी कंपनी को इनवाइट करती है, जिसमें ईडीक्यूटी और एनएससी दोनों आती है और इस टेंडर के लिए अप्लाई करती है। बट इस बार इस टेंडर में एनएससी जीत जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर समय आता है 16 नवंबर 2024 को, ये टेंडर कैंसिल हो जाती है। बट इस टेंडर को 16 नवंबर 2021 को कैंसिल कर दिया जाता है और अगले 1 सालों तक कोई टेंडर नहीं आती है। फिर 16 मार्च 2022 में टेंडर आती है, बट इस बार ये टेंडर ईडीक्यूटी जीत जाती है। बट शॉकिंग न्यूज ये है कि इनके वेबसाइट पर ना कोई टेक्निकल स्कोरिंग है, ना कोई फाइनेंशियल बिड है, ये सभी चीज इनके वेबसाइट से मिसिंग है। आप बताओ कि हमारे शिक्षा मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी 11-12 सालों में कब एजुकेशन पर बात किए हैं कि हम अपने देश के एजुकेशन को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाहर से कुछ एक्सपर्ट बुलाया है कि हम अपने देश के एजुकेशन को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट तो चाहती है ये लोग अनपढ़ रहे और इतनी धार्मिक बन जाए कि अपनी गरीबी को भी किस्मत समझने लगे और इन पर होने वाले जुर्म को खुदा और भगवान की मर्जी समझने लगे। ये जो आज लड़ाई है कुछ लाखों स्टूडेंटों का लड़ाई नहीं है, पूरे भारतीय नागरिकों का लड़ाई है। आज जो स्टूडेंट रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धक्का मुक्की खा रहे हैं और मार खा रहे हैं, और जो लोग सोए हैं, अभी भी टाइम है वो लोग जग जाए और इन सभी स्टूडेंटों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करें, अपने हक की लड़ाई लड़े। आज जो हमारा फ्यूचर है उसको कैसे जड़ से खत्म करने का प्लानिंग किया जा रहा है। मिडिल स्कूल की बात करें तो ऐसा ऐसा मिडिल स्कूल है जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए रूम नहीं है, टीचर नहीं है, यहाँ तक कि उस स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं है। और ये सभी फैसिलिटी जिस स्कूल में है भी, वहाँ पे टीचर कुर्सी पे बैठ के पैर पे पैर रख के फोन चलाते रहते हैं और बच्चा इधर झगड़ा कर रहा है, उधर मार कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है। ये सभी चीजों से कुछ भी टीचर को मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ महीना से मतलब है, जो कि सरकार हर मंथ इनको पैसा भेज ही देती है। स्टार्टिंग में हम लोगों का बेसिक इतना कमजोर कर दिया जा रहा है कि आगे हम लोगों को पढ़ने का मन ही ना करे और हम लोग अनपढ़ रहे, तब तो हम लोग इन लोगों का वोट बैंक बने रहेंगे। 2014 से लेकर 2024 तक पूरे देश में 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ 24,000 यूपी में ही बंद हुआ है। 2013 में बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूल के मिड डे मील खाना खाने से 22 बच्चों का मौत हो गया और बाकी हॉस्पिटल में एडमिट थे। यहाँ तक कि राजस्थान में सरकारी स्कूल के छत गिरने से 8 बच्चों का मौत हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 90 लड़कियां 65 किलोमीटर तक पैदल चल के गई अपनी शिक्षा को मांगने के लिए, क्योंकि उनके सरकारी स्कूल में टीचर नहीं थे उनको पढ़ाने के लिए, फिर भी उनको कुछ हक नहीं मिला। आज जो हम मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाला फ्यूचर हमारा अच्छा होगा। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है एजुकेशन। जब बच्चा पैदा लेता है तो उसी दिन से डिसीजन लिया जाता है कि बच्चों को कैसे अच्छे से अच्छे एजुकेशन दिया जाएगा जिससे इसका फ्यूचर अच्छा हो। और आज हम इसी चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं, जो कि हमारा जो बेसिक है उसी को कमजोर किया जा रहा है ताकि हम पढ़े नहीं और अनपढ़ रहे। यहाँ तक कि हमारे सरकारी स्कूल के बजट में 23% कम कर दिया गया है। जो माइनॉरिटी स्टूडेंटों को रिसर्च और स्कॉलरशिप के लिए पैसा मिलता था वो भी बंद हो गया है और भारत से जो बाहर जाते थे पढ़ने के लिए उनका भी स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया है। ये सभी चीज़ों के लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो आने वाला समय में हमारा हालात और ख़राब हो जाएगा। आइए अब हम लोग उस पॉइंट पर आते हैं जब एमपी में मिला था ईडीक्यूटी को एमपी टेट का एग्जाम कराने के लिए। 5 मार्च 2022 में तो एमपी में एमपी टेट का एग्जाम कराना था ईडीक्यूटी को, बट इस बार ईडीक्यूटी एग्जाम नहीं कराती है। ये अपना टेंडर राजस्थान के यूडी केयर प्राइवेट लिमिटेड को दे देती है एग्जाम कराने के लिए। बट रूल ये कहता है कि आप अपना टेंडर किसी और कंपनी को नहीं दे सकते हैं एग्जाम कराने के लिए, बट यहाँ पे ईडीक्यूटी यूडी केयर को दे देती है एग्जाम कराने के लिए।
बिना कोई प्रॉब्लम की यूडी केयर एग्जाम भी कराती है। यूडी केयर प्राइवेट लिमिटेड जब एमपी में एमपी टेट का एग्जाम कराता है तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जो पहले ईडी क्यूटी के साथ प्रॉब्लम होता था वही प्रॉब्लम यहाँ भी आने लगता है। हद तो तब हो जाता है जब स्टूडेंट अपना फ़ोन लेकर एग्जाम सेंटर में घुस जाता है और फ़ोन से चीटिंग करने लगता है और पेपर लीक कर देता है। जब ये सभी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट को बताया जाता है तो गवर्नमेंट बोल देती है कि ये सभी झूठा न्यूज़ है। कुछ टाइम के बाद जब ऑफिशियल डिपार्टमेंट ने आंसर मॉडल को अपलोड किया तो जो पहले स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था उससे ये आंसर मॉडल मैच होने लगा। फिर ये सभी चीज़ों को लेकर स्टूडेंट ने हल्ला करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि ऑफिशियल डिपार्टमेंट ने अपने साइड से आंसर मॉडल को ही हटा दिया। नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम हुआ बट इस बार ईडी क्यूटी खुद से एग्जाम लिया, बट पहले जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम यहाँ भी आने लगा। सर्वर एरर होने लगा, पेपर लीक होने लगा, यहाँ तक कि सिस्टम को एक्सेस करके चीटिंग भी होने लगा था। और जब रिजल्ट आया तो शॉकिंग न्यूज ये सामने आया कि ग्वालियर में एनआरआई जो कॉलेज है उसी कॉलेज से 114 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ। यहाँ तक कि टॉप 10 में भी 7 स्टूडेंट उसी कॉलेज से सेलेक्ट हुए। जब मीडिया वाले ये टॉपरों से इन्हीं के सिलेबस से सवाल करना शुरू कर देता है तो एक भी टॉपर इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये कॉलेज बीजेपी एमएलए संजीव कुमार कुशवाहा का है। ईडी क्यूटी को उन्हीं स्टेट में क्यों टेंडर मिला जहाँ पे बीजेपी का सरकार है, जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और भी बहुत सारा स्टेट है जहाँ पे बीजेपी का सरकार है। ईडी क्यूटी 2010 में बहुत स्मॉल कंपनी थी। उसके बाद गुजरात के बीजेपी सरकार कोविड के समय में इस कंपनी को मौका दिया। जो कंपनी का रेवेन्यू 7 करोड़ था, 2023 आते आते वो कंपनी 102 करोड़ तक के रेवेन्यू पर पहुंच गया। कैसे? इस कंपनी के पीछे किसी का ना किसी का तो हाथ है। लक तो है नहीं इस कंपनी का जो इतना जल्दी इतना ग्रो कर जाए। अभी तक मैं इस वीडियो में जितना भी बात किया हूँ एक भी एसएससी का टेंडर ईडी क्यूटी को नहीं मिला हुआ है, क्योंकि 2018 में ये एसएससी का टेंडर टीसीएस को मिला था जो 2023 में खत्म होने वाला है। आज एसएससी को लेकर जितना हंगामा और बवाल मचा हुआ है इसका सबसे बड़ा जड़ ये ईडी क्यूटी है। आइए अब ईडी क्यूटी के बारे में जानते हैं कि ईडी क्यूटी को एसएससी का टेंडर कैसे मिला, फिर बवाल स्टार्ट हुआ। जो एसएससी का टेंडर टीसीएस को मिला था वो 2023 में खत्म होने वाला था। फिर एसएससी को अपना एग्जाम कराने के लिए न्यू टेंडर निकालना था, बट जो पहले वाला रूल था उस रूल के हिसाब से ईडी क्यूटी एलिजिबल नहीं थी। जो पहले वाला रूल था उस रूल के हिसाब से टीसीएस को ईडी क्यूटी को प्रैक्टिकली हराना पॉसिबल नहीं था। 2 नवंबर 2023 को एसएससी अपना न्यू टेंडर निकालती है, बट इस बार रूल को चेंज कर देती है। अगर ओवरऑल समझा जाए तो एसएससी अपना रूल को इस हद तक चेंज कर देती है कि ईडी क्यूटी आसानी से उसके क्राइटेरिया में फिट बैठे और ये टेंडर ईडी क्यूटी को ही मिले। फिर 15 दिसंबर 2023 को ईडी क्यूटी, टीसीएस, ऐप टेक, यूडी टेस्ट ये सभी कंपनियां इस टेंडर के लिए अप्लाई करती हैं। 3 मंथ बाद 2 मार्च 2024 को टेक्निकल रिजल्ट आता है जिसमें टीसीएस जीत जाती है और फिर फाइनल रिजल्ट आता है उसमें भी टीसीएस जीत जाती है। ये एसएससी का जो टेंडर था वो टीसीएस को मिल जाती है। फिर पता चलता है जुलाई 2024 को ये टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। 28 नवंबर 2023 को एसएससी सेम एग्जाम कराने के लिए फिर से टेंडर निकालती है, बट इस बार भी रूल में कुछ चेंज था। वो सभी रूलों को चेंज कर दिया था जिसमें टीसीएस को प्लस पॉइंट मिल रहा था और वही प्लस पॉइंट की वजह से ईडी क्यूटी को टेंडर नहीं मिल रहा था। फिर 20 फरवरी 2025 को फाइनेंशियल राउंड होता है जिसमें ईडी क्यूटी सबसे कम बीट करके 171 रुपया पर स्टूडेंट के बीट करके ये टेंडर को अपने नाम कर लेती है। ये ईडी क्यूटी ऐसा क्या कर रही है कि जो टेंडर में ईडी क्यूटी हारती है वो टेंडर कैंसिल हो जाता है, फिर से टेंडर निकलती है, रूल चेंज होता है और फिर से ईडी क्यूटी उस टेंडर को जीत जाती है। ये ईडी क्यूटी जब एग्जाम कराती है तब कुछ न कुछ गड़बड़ी करती है और ये जो टीसीएस था वो अच्छे से एग्जाम करा रही थी। 2025 में एसएससी का एग्जाम कराना ईडी क्यूटी शुरू करती है। फिर बहुत तरीके का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है जो अभी दिख ही रहा है। जगह जगह पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एसएससी के पास कोई बजट का कमी है, एसएससी के पास कोई बजट का कमी नहीं है, फिर भी एसएससी एग्जाम कराने के लिए वैसा कंपनी को दे रहा है जो कि पहले से ही एग्जाम में गड़बड़ी करते हुए आ रहा है। जो टीसीएस को एसएससी एग्जाम कराने के लिए दिया था 2018 से लेकर 2023 तक, उस एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी नहीं किया, फिर भी उस कंपनी को टेंडर नहीं मिला एग्जाम कराने के लिए, क्योंकि जो टीसीएस का फाइनेंशियल बिल था वो ईडी क्यूटी से ज्यादा होगा। ऐसा ही होता है जहां पे आप 10 रुपया का काम रहता है वहां पे अगर 5 रुपया आप दोगे तो आप जिस तरीके का काम एक्सपेक्ट करोगे उस तरीके का काम आपको नहीं मिलेगा। आज एजुकेशन को हम इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, तब तो आज हम 150 करोड़ वाले जनसंख्या में एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग खोज नहीं पाए हैं। आज भी हमारे देश में कोई टैलेंट का कमी नहीं है।
बट हम लोग उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमारा सरकारी स्कूल देखिए और फिनलैंड का सरकारी स्कूल देखिए कैसा है, और आज के डेट में हम फिनलैंड से 15 टाइम्स आगे है जीडीपी के मामले में। तभी भी हमारा सरकारी स्कूल और फिनलैंड का सरकारी स्कूल को देखिए। बट जापान एक मैसेज देना चाहता था पूरी दुनिया को कि एजुकेशन कितनी जरूरी है एक देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज जो भी स्टूडेंट हमारे देश में स्ट्रगल कर रहे हैं और जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे पुलिस उनको मार रही है और सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। बट समय सबका आता है, एक चीज याद रखिएगा, जो 60 साल से सत्ता में था आज वो सत्ता के लिए तरस रहा है। जो बोलता था अब की बार 400 पार, वो 200 पर ही अटक गया। और जो बोलता था कि इस जन्म में हमको हरा नहीं पाओगे, आज वो एमएलए के एक कुर्सी के लिए तरस रहा है। खुदा हमें डेली बेसिस पे चेक करते हैं, बट हम लोग इस घमंड में रहते हैं कि सबसे बड़े हम ही हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना।